अस्सलाम वालेकुम। आपने अमूमन बड़ों को ये कहते सुना होगा कि सूरज गिरन यानी सोलर इक्लिप्स के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही इस दौरान सूरज की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की वजह का पता है? क्या आप जानते हैं कि सूरज गिरन क्यों और कैसे होता है और इसके हमारे ऊपर क्या असरात होते हैं? आज की द साइंस बिहाइंड के इस एपिसोड में हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह हमारी ज़मीन एक ख़ास दायरे में घूमते हुए सूरज का चक्कर लगाती है, ठीक इसी तरह हमारा चाँद भी एक ख़ास मदार में घूमते हुए ज़मीन के करीब चक्कर लगाता है। इन ख़ास मदारों को ऑर्बिट्स कहा जाता है। सूरज गिरन तब होता है जब हमारा चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है। आमतौर पर चाँद अपने ऑर्बिट में गर्दिश करते हुए सूरज और ज़मीन के दरमियान हाइल नहीं होता, क्योंकि चाँद का ऑर्बिट यानी मदारी रास्ता थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता है, जिसकी वजह से चाँद सूरज और ज़मीन में रुकावट नहीं डालता। लेकिन बाज़ औक़ात चाँद सूरज और ज़मीन के दौरान हाइल हो जाता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती और ज़मीन पर साया पड़ता है। ये साया दो किस्म का होता है। एक साया छोटा मगर गहरा होता है, जिसे अम्बरा कहा जाता है, और दूसरा साया बड़ा होता है। अब ये जानने से पहले कि सूरज किरण हमें किस तरह ख़तरे में डालता है और कैसे हमारी आंखों को डैमेज करता है, पहले हम ये जान लेते हैं कि सूरज किरण की टाइप्स कितनी होती हैं। अब सूरज किरण यानी सोलर इक्लिप्स की भी आगे से 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, टोटल सोलर इक्लिप्स। ये किरण सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला इक्लिप्स है, क्योंकि ये इक्लिप्स तब होते हैं जब सूरज की पूरी रोशनी चाँद की लपेट में आ जाती है। इस दौरान ज़मीन के चंद हिस्सों में अचानक से अंधेरा छा जाता है। टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान चाँद सूरज के बिल्कुल सामने से गुजरता है, जिसकी वजह से सूरज की कोई भी किरण ज़मीन के चंद हिस्सों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। अब आपको एक बात क्लियर कर दूं कि टोटल सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अम्बरा शैडोज़ के पड़ने वाले हिस्से में मौजूद हों। नंबर 2, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ये इक्लिप्स तब होता है जब चाँद सूरज की किसी एक साइड से गुजरता है, लेकिन पार्शियल सोलर इक्लिप्स के दौरान चाँद सूरज की पूरी रोशनी को अपनी लपेट में नहीं लेता। इसलिए ज़मीन से देखने पे ये सूरज आधा चाँद से ढका हुआ और आधा चमकता हुआ दिखाई देता है। नंबर 3, एनुलर सोलर इक्लिप्स। ये इक्लिप्स तब होता है जब चाँद सूरज के बिल्कुल सामने से गुजरता है, लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि चाँद का ऑर्बिट एक एग जैसा होता है, इसलिए कभी कभार चाँद ज़मीन के करीब होता है और कभी कभार दूर। इसी वजह से चाँद पूरी तरह से सूरज को ढकने के लिए छोटा पड़ जाता है, और ऐसा ज़मीन से चाँद की दूरी की वजह से होता है। नंबर 4, हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। ये इक्लिप्स तब होता है कि सूरज और ज़मीन के दरमियान चाँद की पोजीशन की वजह से ज़मीन पर एक ही टाइम में टोटल इक्लिप्स और एनुलर इक्लिप्स दिखती हैं। सूरज ग्रहण को ज़मीन से आम आंख से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंखों को बुरी तरह से नुकसान पहुंच सकता है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों की प्रोटेक्शन के लिए हमारे माहौल और हमारे जिस्म में काफ़ी सिस्टम्स रखे हुए हैं, जैसा कि एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो सूरज से आने वाली ज़्यादातर हार्मफुल रेस को ब्लॉक कर देती है। लेकिन इसके बावजूद सूरज से कुछ ना कुछ हार्मफुल रेस हम तक पहुँचती रहती हैं, जिसे हमारी आँख का एक हिस्सा, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, वो ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा अगर रोशनी ज़्यादा तेज़ हो तो हमारे लिड्स आँख को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अब जब हम बाहर तेज़ रोशनी में जाते हैं तो हमारी आँख का प्यूपिल छोटा हो जाता है, ताकि पर्दे की तरफ रोशनी कम जाए और इसका डैमेज कम हो। यही प्यूपिल शाम के वक्त यानी अंधेरे में बड़ा हो जाता है, ताकि पर्दे की तरफ ज़्यादा रोशनी जाए और हमें ज़्यादा सही से नज़र आए। अब अगर इसी फिनोमेना को माइंड में रखें तो सूरज गिरन के वक्त लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है। चूँकि लाइट इंटेंसिटी कम होती है, इसीलिए प्यूपिल सिकुड़ता नहीं और फैला रहता है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या इंफ्रारेड रेज हमारी आँख के पर्दे और सेंसिटिव एरियाज़ को डैमेज करती हैं। ये डैमेज बिल्कुल इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर तक इसे देखते हैं। इसलिए सूरज गिरन को खुली आंखों से देखना ख़तरनाक है। लेकिन अगर आप फिर भी सूरज गिरन को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इक्लिप्स ग्लासेस का यूज़ करना होगा। ये ग्लासेस नॉर्मल सन ग्लासेस से 1000 गुना ज़्यादा गहरे रंग की होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी ये ज़मीन गोल है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी ज़मीन के अंदर क्या पाया जाता है? क्या कभी कोई आज तक इस ज़मीन के अंदर खुदाई करके जा चुका है, और अगर हाँ तो कहाँ तक? तो आज के इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब जानने वाले हैं, और इसके साथ हम ज़मीन की गहराइयों की सैर भी करेंगे, ताकि हम जान सकें कि एक्चुअल में हमारी ज़मीन के अंदर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या कोई ज़मीन की गहराई तक जा चुका है। तो हाँ दोस्तों,
24 मई 1970 में रशिया ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट को स्कोला सुपर डीप होल का नाम दिया गया था। तकरीबन 20 साल मुसलसल खुदाई करने के बाद ये सिर्फ 40,230 फीट तक ही पहुंच पाए थे। फिर इस खुदाई को रोक दिया गया था, लेकिन क्यों? दरअसल 40,230 फीट तक खोदने के बाद वहाँ का टेम्परेचर करीब 500 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पहुँच चुका था। इस टेम्परेचर पर वहाँ ड्रिलिंग मशीन्स ने काम करना छोड़ दिया था। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को रोका गया था। इस सुराख को बनाने का जो मेन मकसद था वो तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन इस होल की मदद से कुछ और चीज़ों का ज़रूर इल्म हुआ। जैसा कि 7 किलोमीटर तक खोद लेने के बाद हमें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का पता चला। इसके अलावा इस सुराख को खोदने के दौरान हमें पानी भी मिला और साथ ही ये भी पता चला कि सुराख के बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ये तो हो गई कोला सुपर डीप होल की बात। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ज़मीन की ऊपरी सतह के नीचे क्या क्या है और असल में अंदर से हमारी ज़मीन कैसी है। लेकिन ये जानने से पहले आपको एक बात और भी क्लियर करना चाहूँगा, जो शायद आपके दिमाग में भी आ रही हो। वो ये कि अब तक हम तो सिर्फ ज़मीन के अंदर 12 किलोमीटर तक ही जा चुके हैं। तो फिर मैं जो आपको ज़मीन के अंदर का स्ट्रक्चर बताऊँगा, हमें इसका कैसे इल्म हुआ। दरअसल साइंटिस्ट ने हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद लेयर्स को सेस्मिक वेव्स के ज़रिए से दरियाफ्त किया। अब अगर हम अपनी ज़मीन की लेयर्स की बात करें तो बेसिकली हमारी ज़मीन 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। सबसे बाहर वाली लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। ये वो लेयर है जिस तक हम इंसान महदूद हैं और हम इसी लेयर पर रहते हैं। ये लेयर खासकर चट्टान और पत्थरों से मिलकर बनी है और ये लेयर सॉलिड होती है। अर्थ क्रस्ट लैंड फॉर्म्स, हवा और पानी से कवर्ड होती है। जिस तरह अंडे के ऊपर शेल होता है या फिर माल्टे का छिलका होता है, ठीक इसी तरह ज़मीन का भी ऊपरी शेल होता है जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अब अगर हम इस लेयर की लंबाई की बात करें तो वह इस पर डिपेंड करेगा कि हम इस लेयर की लंबाई को कहाँ से नाप रहे हैं। अगर आप किसी समुंदर के 5 से इस लेयर की लंबाई को नापें तो वो तकरीबन 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर होगी, और अगर आप खुश्की के इलाके से नापें तो इस लेयर की लंबाई 40 से 50 किलोमीटर तक होगी। हम अपने इर्द गिर्द जानदार, पौधे, पहाड़, समुंदर वगैरह जो भी देखते हैं, ये सब इसी लेयर पर मौजूद है। अब अगर क्रस्ट के बाद हमारी ज़मीन की सेकंड लेयर की बात करें तो इसे मेंटल कहा जाता है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर होती है। ये लेयर ज़मीन की सबसे मोटी लेयर भी मानी जाती है और इसके साथ ही ये ज़मीन की सबसे बड़ी लेयर भी कहलाती है। इस लेयर की गर्मी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ किसी किस्म की चट्टान नहीं पाई जाती, और ऐसा इस वजह से होता है कि इस लेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से वहाँ की हर चीज़ माया हालत यानी लावा में तब्दील हो जाती है। आतिशफ़शां के फटने पर यह लावा कभी कभार ज़मीन की सतह पर भी पहुँच जाता है। अगर हम इस लेयर के टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इस लेयर को भी आगे से 2 हिस्सों अपर मेंटल और मेंटल में डिवाइड किया गया है। अपर मेंटल सेमी मोल्टन फॉर्म में मौजूद होता है, जबकि लोअर मेंटल सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है। चलिए अब थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। अब आ जाती है ज़मीन की तीसरी लेयर, जिसे कोर कहा जाता है। अब कोर के भी आगे से 2 पार्ट्स में बांटा गया है। मेंटल लेयर के बिल्कुल नीचे जो ज़मीन की लेयर मौजूद है, इसे आउटर कोर कहा जाता है। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है और इसकी गहराई तकरीबन 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक होती है। इस कोर का टेम्परेचर तकरीबन 4500 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। इसके अलावा इस कोर में लिक्विड फॉर्म में मेटल्स भी पाए जाते हैं, जो कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से घूमते रहते हैं। नासा के मुताबिक इस कोर में पाए जाने वाले मेटल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से हमें प्रोटेक्ट भी करती है। वो किस तरह? दरअसल सूरज से जब भी कोई ख़तरनाक पार्टिकल हमारी ज़मीन की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड उन्हें डिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन से नहीं टकरा पाते और हम सेफ रहते हैं। इसके अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड्स कंपास के यूज़ को भी पॉसिबल बनाती हैं। अब हम अगर ज़मीन के और नीचे जाएँ तो हम पहुँच जाते हैं ज़मीन के सेंटर में, यानी कोर के दूसरे पार्ट इनर कोर में, जो कि हमारी ज़मीन का मरकज़ी हिस्सा कहलाता है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। ज़मीन की सरफेस से इस लेयर का फासला लगभग 6500 किलोमीटर का होता है। ये लेयर निकल और सोलिड आयरन से मिलकर बनी होती है। अब अगर इस लेयर के टेम्परेचर की बात करें तो वो तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, और ये टेम्परेचर तकरीबन सूरज के सरफेस के टेम्परेचर के जितना ही होता है। अब यहाँ एक सवाल और आता है, वो ये कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद ये लेयर सॉलिड फॉर्म में क्यों होती है। तो इस पर साइंसदानों का कहना है कि ये लेयर हमारी ज़मीन की ऊपर वाली तमाम लेयर्स के प्रेशर की वजह से सॉलिड फॉर्म में रहती है। तो ये थी हमारे अर्थ के अंदर की लेयर्स।